इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी लोग अपनी सियासी जुगत में लग गए हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। आप जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। सर, चुनाव करीब आ रहा है 2024 का, और आप जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में आप शामिल हैं, तो कितनी सीटों पर आप मांग करेंगे? अभी सीटों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी गठबंधन बातचीत का दौर जारी है। उस सिलसिले में हमारी पार्टी की तैयारी चल रही है। हम ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं। 24 दिसंबर को माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नेता, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का कार्यक्रम है रोहनिया में। पहली जनसभा होने जा रही 2024 के मद्देनजर ये। तभी हम लोग ग्राउंड पे तैयारी कर रहे हैं। जब सीटों के बंटवारे की बात है, निश्चित तौर पे जेडीयू एक चाहेगी कि यहाँ से उसकी भागीदारी उत्तर प्रदेश से अच्छी हो। सर, 2014 के बाद से आप सत्ता में नहीं हैं, 2024 आने वाला है, तो आप अपने लिए कितनी आसानी देख रहे हैं कि 2024 में आप कामयाब होंगे? देखिए, 2019 का चुनाव लोकसभा में नहीं लड़ा था। बाकी पार्टी निर्णय करेगी। तैयारी है, हमारा गठबंधन निर्णय करेगा और हमारे नेता को देखना है किस तरीके से हम लोग जिन सीटों को हम लोग चाहते हैं वो सीटें मिलें। और निश्चित रूप से चुनाव है और दो ध्रुवी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तक, और ऐसा होना भी चाहिए। और इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। अभी से पहले सभी लोग क्लेम करते हैं, लेकिन हम लोगों की अपने यहाँ ठीक है स्थिति। सर, मल्नी से भी आप विधायक रह चुके हैं, आप प्रेजेंट टाइम में लकी यादव विधायक हैं, तो कितना विकास आप देख रहे हैं मल्नी में? देखिए, मल्हनी से मैं विधायक नहीं रहा, मैं रारी से एमएलए रहा। और जितना हम लोग अपने तरीके से, जिला पंचायत अध्यक्ष है हमारी पत्नी, जितना हो सकता मल्हनी के लोगों के लिए या ज़िले के लोगों के लिए, लोकसभा के लोगों के लिए जितना हो सकता अच्छे तरीके से एक अच्छा डेवलपमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है संयुक्त रूप से। बाकी जो प्रतिनिधि है वो अपने हिसाब से देख रहे होंगे कैसा करना है, लेकिन फिर भी मल्हनी नहीं, जनपद में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज़्यादा है। उसे बहुत कलेक्टिव रूप से लोग सुधार करें। सत्ताएं आती जाती रहती, प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, लेकिन जनपद जौनपुर की आबादी वही है, लोग वही हैं। वो ना सफ़र करें, सभी की जिम्मेदारी है। तो भाजपा अभी 3 राज्यों में जो है प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। 2024 में कितनी आसानी देखते हैं कि इंडिया जो गठबंधन है वो भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सके? देखिए, प्रचंड बहुमत की बात हारने की नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में डिफरेंसेस ज़्यादा रहे। राजस्थान में परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस और बीजेपी का लगभग बराबर रहा, 1-1.5% का अंतर रहा। सीटों का अंतर हो सकता है। वही हाल छत्तीसगढ़ में रहा। छत्तीसगढ़ में भी परसेंटेज ऑफ वोट लगभग बराबर रहे, सीटों का अंतर ज़्यादा। बहुत मतलब थिन मार्जिन से सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये कह देना कि एकदम क्लीन स्वीप है, ऐसा नहीं है। अगर गठबंधन हुआ होता मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में, इंडिया अगर एक बन के लड़ा होता तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि परिणाम दूसरे होते। और छत्तीसगढ़ तो हमेशा एक टफ कॉन्टेस्ट रहा है। कांग्रेस और उसके बीच में क्लोज कॉन्टेस्ट हमेशा से रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस अति उत्साह में मध्य प्रदेश हार गई, जीता चुनाव हारी। सर, विपक्ष की नज़र में आपकी छवि एक बाहुबली की तरह है, मगर आवाम जो पब्लिक है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी नज़र में आपकी छवि एक मसीहा के तौर पर है। तो ये फ़र्क क्यों? देखिए, मसीहा हम लोग नहीं हैं, जनता के सेवक हैं। जनता जो भी पब्लिक किसी को चुनती है, हम लोग जनसेवक हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी होना एक अलग विषय। जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं, जनता की सेवा करने के लिए आते हैं, उसी मूल उद्देश्य के साथ राजनीति में है। जब तक पूरा अपना 100% दे सकते हैं राजनीति को, तब तक राजनीति में है और सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो जनता की अपनी धारणाएं हैं। और बाकी कहने को विरोधी, हम लोगों के राजनीतिक विरोधी हो गए या व्यक्तिगत जिन लोगों से हम लोगों की वो है, उन सब लोगों के अपने अपनी परिभाषाएं होती हैं, उस पर बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। हम लोग मूल उद्देश्य समाज में रह के समाज के लिए अच्छा काम किया जाए। सर, जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे
कई वर्षों तक लोगों ने हुकूमत की और कई धरोहर इमारतें आज भी कायम हैं। मगर उससे जितने भी नेता चुने गए, उसे नज़रअंदाज किया गया, उसे बढ़ावा, उसके तरक्की की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। जबकि एक जौनपुर एक पर्यटन स्थल बन सकता था। आप भी एक बार सांसद रहे यहाँ से, तो क्या उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि नहीं, कि जौनपुर का जो इतिहास जिसे शिराज़-ए-हिंद कहा गया, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। जौनपुर एक बड़ी रियासत हुआ करती थी 14वीं शताब्दी में, बड़ी रियासत थी। और ये आप सही कह रहे हैं कि जो एक हमारा टूरिस्ट प्लेस बनना चाहिए जौनपुर, बनारस हमारे बहुत नज़दीक है, वाराणसी, और उस हिसाब से जौनपुर का को भी उस एक सर्किट में जुड़ना चाहिए था। और देखा जाए तो जितना हमारे यहाँ ऐतिहासिक प्राचीन समय से प्राचीन मध्यकाल तमाम समय में जितनी धरोहर ईस्टर्न यूपी में खास तौर से रही है, जौनपुर है, बनारस है, अयोध्या है, प्रयागराज है, कुशीनगर है, इवन लुम्बिनी भी नेपाल का हिस्सा है, लेकिन लोग जाते तो ट्रैवल करके इधर से। बिहार का गया का हमारा सर्किट है, बुद्ध सर्किट पूरा। तो बीच में प्रयास हुए थे जब हम लोग 2002 में विधायक बन के गए थे, उस समय एक बुद्ध सर्किट डेवलप करने का वो चला था, बहुत अच्छा। बाद में उस पर काम भी बहुत हुए, बीएसपी की गवर्नमेंट में बीएसपी से एमपी रहा, उस समय भी बहुत काम हुए। और इस समय भी कुछ समय समय पे काम होते रहे, ऐसा नहीं है, सरकारें की हैं, लेकिन जिस रेशियो में काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ।